गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन। बच्चों, हम सभी को पता है कि सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, है ना। आप जानते हैं कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उपयोगी पदार्थ के साथ साथ कई अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। इन अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर में इनके अधिक समय तक रहने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इन पदार्थों को शरीर में एकत्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना। और जब जैविक क्रियाएं होती है बच्चों, तो इनके फलस्वरूप क्या बनता है? उपयोगी पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में और अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो जो अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं बच्चों, इन्हें ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है ना। और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में अधिक समय तक नहीं रह सकता। यदि हम अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को अधिक समय तक रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही बच्चों उत्सर्जन कहते हैं। 14.1 जंतुओं में उत्सर्जन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों जंतुओं में उत्सर्जन। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, है ना। जहाँ पर दो रक्त वाहिकाएँ हैं, ये दो रक्त वाहिकाएँ हैं और ये वृक्क है, एक जोड़ी वृक्क है। ये मूत्रवाहिनी है और ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र छिद्र है। हमारे शरीर से बहुत से अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। इन पदार्थों की सूची बनाइए, है ना। हमारे शरीर से जो भी अनुपयोगी पदार्थ होते हैं बच्चों, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, है ना। तो इन पदार्थों की ही सूची बनाना है आप सभी को। उपरोक्त सूची के पदार्थों में से मूत्र एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चित्र 14.1। आइए देखें इस तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बच्चों एक जोड़ी वृक्क, है ना। एक जोड़ी जो वृक्क यहाँ पर पाया जा रहा है, इनके बारे में हम देखते हैं। हमारे शरीर में वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, है ना बच्चों। हमारे जो शरीर है उनमें जो वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा होती है ना। तो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं ये वृक्क। ये गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं। तो आपको ये दिखाई भी दे रहे होंगे बच्चों, सेम की जो बीज होती है इनकी उन्हीं की तरह आकृति की दिखाई दे रही है, सेम की बीज की तरह। और इनका रंग कौन से होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारा जो डायफ्राम है बच्चों, उसके नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, उदर गुहा में जो रीढ़ की हड्डी होती है दोनों ओर, वहीं पर ये वृक्क स्थित होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएँ। यहाँ पर आप लोग रक्त वाहिकाएँ, ये दो रक्त वाहिकाएँ हैं। प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग से दो रक्त वाहिकाएँ जुड़ी रहती है। इनमें से एक रक्त को वृक्क के अंदर लेकर आती है एवं दूसरे वृक्क से छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाती है। तो बच्चों, इसमें दो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं। एक वाहिका का काम है कि ये रक्त को अंदर लेकर आती है और दूसरी रक्त को वृक्क से छने हुए रक्त को बाहर लेकर जाती है ना। दोनों की जो क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रत्येक वृक्क के भीतर, है ना, प्रत्येक वृक्क के जो ये भीतर वाली भाग आप लोग देख रहे हैं, दो वाहिकाएं जुड़ी होती हैं अंदर की ओर।
इनमें से ही एक रक्त को वृक्क के अंदर लेकर आती है एवं दूसरी वृक्क से छने हुए भाग को रक्त को बाहर लेकर जाती है। अब हम देखते हैं मूत्र वाहिनी। दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है। तो ये हमारे दोनों वृक्क हैं, दोनों वृक्कों में से एक एक मूत्र मार्ग यानी कि ये भी एक जोड़ी मूत्र वाहिनी पाई जा रही है। तो दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है जो वृक्क से छने हुए मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो वृक्क से छने हुए मूत्र हैं इन्हें क्या करते हैं, मूत्राशय तक पहुँचाया जाता है इन मूत्रवाहिनी के द्वारा। ठीक है। मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। मूत्राशय मांसपेशियों की बनी एक थैली है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और भरे जाने पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये मूत्राशय है जहाँ वृक्क के द्वारा मूत्र जो छन कर है ना, यहाँ पर क्या होता है, छने हुए रक्त के कुछ छने हुए होते हैं तो यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोनों ये जो मूत्रवाहिनी द्वारा बाहर निकाला जाता है बच्चों, तो ये मूत्र जो मार्ग है ये मूत्राशय किससे बनी हुई है, मांसपेशियों की बनी होती है। ये थैली के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, मूत्र एकत्रित होता है और जब भर जाता है तो इन्हें मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र ये डायग्राम है और किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वही उत्सर्जन तंत्र कहलाती है या फिर उत्सर्जन कहलाती है बच्चों। अब हम देखते हैं 14.2 शरीर में मूत्र कैसे बनता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया के फलस्वरूप विशेष प्रोटीन के पाचन से, है ना, हमारे जो पाचन की क्रिया होती है बच्चों वो कहाँ पर होती है, छोटी आंत में होती है। ठीक है। तो छोटी आंत में पाचन क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है। जब पाचन की क्रिया होती है हमारी छोटी आंत में तो अमोनिया गैस बनती है बच्चों। हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, किंतु इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह रक्त के साथ यकृत में पहुंचती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है। यह यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है जहां से छनकर यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी होता है ना, जैसे अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यकृत में जाता है फिर यूरिया बनाता है। हमारे शरीर में मूत्र के अलावा विभिन्न क्रियाओं के दौरान कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, इन्हें भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है ना। शरीर में बने हुए हानिकारक पदार्थों को आहार नली के द्वारा मल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प छोड़ी गई श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथि से पसीने के साथ कई लवण जो शरीर के लिए अनुपयोगी हैं बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग अंगों के द्वारा जो उत्सर्जन होती है, जैसे पसीने, है ना, हमारे त्वचा से पसीने निकलते हैं तो इनके द्वारा जो हानिकारक लवण होते हैं बच्चों वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। आइए देखें अन्य जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ किस तरह शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया को मूत्र रूप में बाहर निकालते हैं, परंतु कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो तरल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जंतु जैसे छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा आदि में अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जिससे ये जंतु ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं।
आपने पक्षियों की बीट तो देखी होगी, ये कुछ सफ़ेद व काला रंग लिए होती हैं। बीट में पाए जाने वाला सफ़ेद भाग यूरिक अम्ल का ही होता है तथा काले भाग में भोजन की अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जलीय जीवों जैसे मछलियों के शरीर में बनने वाली अमोनिया सीधे पानी में घुलकर उत्सर्जित हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हमारा जो छिपकली है, सांप है, कबूतर है, तिलचट्टा है, ये अपने शरीर से जो अमोनिया और यूरिक अम्ल बनते हैं वो क्या होती हैं, वो बदल जाती हैं, यूरिक अम्ल में बदल जाती हैं। जो अमोनिया है ये ठोस रूप में यूरिक अम्ल में बदल जाती हैं, जिससे ये जंतु ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, है ना। लिक्विड फॉर्म में ये उत्सर्जित नहीं करते हैं। किस रूप में करते हैं? ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कुछ पक्षी होते हैं जो बीट के रूप में बाहर यानी कि ठोस रूप में उत्सर्जन करते हैं और उनका एक भाग सफ़ेद और एक भाग काला दिखाई देता है। तो जो काला भाग होता है बच्चों, वो क्या होता है, वही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, भोजन का अपशिष्ट पदार्थ। और जो सफ़ेद भाग होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल का ही होता है ना। अब हम देखते हैं जो जलीय जीव होते हैं बच्चों, जलीय जीव में जैसे मछली आते हैं, तो मछली के शरीर में जो बनने वाली अमोनिया होती है वो सीधे पानी में घुलकर उत्सर्जित हो जाती हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा आदि में भी अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनती है। इन जीवों की शारीरिक रचना सरल होती है, वह पूरा शरीर पानी से घिरा रहता है ना। जो यूग्लिना है बच्चों, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सभी क्या पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, है ना। तो इनके इर्द गिर्द ये पानी से इनकी संरचना जो है, रचना है, जो शारीरिक रचना है वो पानी से घिरी होती है, ठीक है। जैसे जैसे अमोनिया गैस बनती जाती है वह स्वतः ही शरीर की सतह से विसरित होकर पानी में निकाल दी जाती है। इस प्रकार इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना बच्चों। आप सभी जान गए कि जो स्थल में होते हैं जीव जंतु वो किस प्रकार से अपना जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें उत्सर्जन करते हैं। जो जल में रहने वाले जीव हैं वो किस प्रकार से अपने जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें उत्सर्जित करते हैं। तो हम जान गए बच्चों कि जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी में जो रहते हैं वो अपने शरीर की सतह से ही विसरित होकर पानी में निकाल दी जाती है ना। उनकी जो अमोनिया गैस बनती है उन्हें, तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, है ना। और जिस प्रकार से हम देखें सांप, कबूतर, तिलचट्टा, छिपकली, ये क्या करते हैं, अमोनिया ठोस को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं और ये ठोस रूप में उत्सर्जन करते हैं। 14.3 पौधों में उत्सर्जन। तो बच्चों हम पढ़ते हैं पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है जिस प्रकार से जीव जंतुओं में भी होती है ना। तो आइए देखते हैं पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। आपने कई वृक्षों की पत्तियों और छालों को सूखकर गिरते हुए देखा होगा। तो बच्चों हमने देखा है गिरते हुए कई पौधे की जो पत्ते होते हैं पीले पड़ जाते हैं, है ना। और छाल जो होते हैं सूखे हुए दिखाई देते हैं। वे वृक्षों की पत्तियां और जो छाल होते हैं सूखकर गिरते हुए हमने देखा है बच्चों। इन पत्तियों व छालों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं, है ना। जो पीले पत्ते होते हैं बच्चों उनमें और अपशिष्ट जो छाल होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और जब ये गिरते हैं तब इनके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। यानी कि जो छाल हैं बच्चों वो गिरते हैं, जो पत्ती है वो उनमें अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है तो गिरते हैं, तो उसके द्वारा वो अपशिष्ट पदार्थ जो पेड़ पौधे होते हैं इसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते जाते हैं। इस तरह पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु इनमें जंतुओं की तरह उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, है ना। जैसे जंतुओं में विशिष्ट अंग होते हैं बच्चों उत्सर्जन के लिए, उस प्रकार से पौधों में नहीं होते हैं विशिष्ट अंग, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, जो छाल होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनमें अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और ये झड़ते हैं यानी कि गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर से बाहर निकालते जाते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए उत्सर्जी पदार्थ पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट व कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित हो जाते हैं। प्रायः ये कोशिकाओं में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, पौधों में जैविक क्रियाएं जब जैविक क्रिया होती है बच्चों पौधों में भी, है ना। जिस प्रकार से जंतुओं में हमने देखा था जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं जो कुछ अनुपयोगी होते हैं और कुछ उपयोगी होते हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी जैविक क्रियाएं होती हैं और इनके फलस्वरूप बने हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिन्हें बाहर किया जाना है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, तो पौधों की कोशिकाओं में जो पौधों की कोशिकाएं हैं उनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट व कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित होते हैं, है ना। तो प्रायः ये कोशिकाओं में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। जैसे कि आपने जिमीकंद तथा अरबी के पत्तों की सब्जी खाते समय गले में खुजली या चुभन का अनुभव किया होगा, है ना बच्चों। जिमीकंद जो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। जिमीकंद भी बोला जाता है, ओल भी बोला जाता है ना। और अरबी के जो पत्ते होते हैं इनकी सब्जी अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, खुजली होता है। इसलिए हम इसे अलग तरीके से थोड़ा बनाते हैं। पहले बॉईल कर लेते हैं या तो कुछ खट्टे लिप्स के साथ, जैसे कि हम इमली का पत्ता ले लेते हैं या फिर उसकी जगह पे आप कोई भी खट्टे ऐसे पौधे के पत्ते ले सकते हैं जिनके साथ हम इन्हें बॉईल कर लें, है ना। तो बॉईल करने पर क्या होता है बच्चों, इनकी जो खुजली है, जिससे खुजली होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका कारण इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं, है ना, जो पौधों के कोशिकाओं में जमे होते हैं बच्चों, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट व कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये क्रिस्टल जो है पौधों की कोशिकाओं में जीवन पर्यंत यानी कि हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं, है ना, इन्हें रिफाइंड करते हैं। इस प्रकार बरगद की पत्तियां में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जमा होते हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, बरगद का जो वृक्ष होता है, सभी परिचित हैं बरगद के पौधे से, है ना। तो जो बरगद का वृक्ष होता है बच्चों, इनकी जो पत्तियां होती हैं इन्हीं में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में क्या होते हैं, जमा रहते हैं, है ना, जमा हो जाते हैं। बच्चों हम क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं आवश्यक सामग्री: बरगद की मोटी पत्ती, ग्लिसरीन, पानी, स्लाइड, नया ब्लेड, लाल स्याही और सूक्ष्मदर्शी। बरगद की मोटी पत्ती के एक भाग को आलू या कुम्हड़े की फाँक के बीच रखकर नए ब्लेड की सहायता से पत्ते अनुप्रस्थ काट लेना है ना। तो हम जानते हैं बच्चों, जो बरगद की मोटी पत्ती है उन्हें जो आलू होती हैं या फिर कुम्हड़े की एक फाँक यानी कि बीच में जो कटे हुए भाग होते हैं वहाँ पर हमें रखना है, ठीक है। और रख कर उनके बीच में रखना है, एक फाँक के बीच में जो कटा हुआ एक फाँक रहता है उनके बीच में हमें रखकर नए ब्लेड की सहायता से हमें काटना है बरगद की पत्ती को। और किस रूप में काटना है, अनुप्रस्थ काट में काटना है ना। कटी हुई कांटों को पानी में रखें। जो हम काटते हैं, जो बरगद की पत्ती है उन्हें हम काटे हैं, उन कटी हुई भाग को हमें कहाँ रखना है, पानी में रखना है और उनमें 1 या 2 बूंद लाल स्याही डालना है। बच्चों आप सभी को पता है कि लंब काट होता है और एक अनुप्रस्थ काट होता है ना। तो लंब काट में हम क्या करते हैं, बीच से हम काटते हैं। इस प्रकार से यदि काटेंगे तो लंब काट में ये पार्ट अलग हो जाएगा, है ना, जो ये वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा लंब काट में। और अनुप्रस्थ काट में हम इस प्रकार से काटते हैं, जो ये वाला जो आपका गोल भाग निकलता है, जैसे हम पौधे के तने को काटे थे बच्चों, है ना। तो पौधे के तने को काटते हैं हम अनुप्रस्थ काट में, तो वो इसकी गोल संरचना में निकलती है ना। इस प्रकार से गोल संरचना में वो निकलेगी, अनुप्रस्थ काट होगा। और जो लंब हम बीच से जो काटते हैं, है ना, वो लंब काट होता है बच्चों। तो हम जो बरगद की पत्ती को काटे हैं वो अनुप्रस्थ काट में काटे हैं, है ना।
तो इसमें हम देखते हैं, अब बरगद की एक पतली काट को स्लाइड पर रखकर 1-2 बूंद ग्लिसरीन की डालें और सूक्ष्मदर्शी से देखकर चित्र 14.2 से मिलान करें। क्या आप कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पहचान पाए? तो जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बच्चों देखेंगे ये बरगद की पत्ती को, है ना, उसमें क्या डालना है, हमें ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालना है ना, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ गुच्छों के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये बरगद की पत्ती का अनुप्रस्थ काट है बच्चों, और इनमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। उपर्युक्त क्रियाकलाप कनेर, बेर की पत्तियों, मनी प्लांट, अरबी की पत्तियां एवं कंद को लेकर दोहराएं, है ना। इन जो पौधे हैं बच्चों, कनेर आप लोग जानते हैं, जो पीले पीले कनेर के फूल होते हैं, पीली कनेर फूल आप लोग जानते हैं, तो इस पत्ते को हमें लेना है। और बेर आप लोग जानते हैं, बेर की जो पत्तियां होती हैं उन्हें ले सकते हैं। मनी प्लांट जो है उनकी पत्तियां ले सकते हैं, अरबी की पत्तियां ले सकते हैं, और कंद को लेकर आप लोग यही क्रिया को दोहरा सकते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी में देखकर क्रिस्टलों को आप लोगों को पहचानना है। और पौधों में कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, है ना। तो जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं पौधों में वो कौन कौन से हैं? गोंद है, रबड़ है, राल है ना। तो ये जो गोंद, रबड़, राल है बच्चों, ये मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं हमारे लिए। गोंद है, आप सभी जानते हैं गोंद का उपयोग कहाँ किया जाता है। कुछ टूटे हुए भाग होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। रबड़ का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, राल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये सभी उपयोगी पार्ट्स होते हैं जो पौधों में ये उत्सर्जी अंग के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये जो गोंद है बच्चों, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आप सभी कुछ पौधों में ये उत्सर्जी पदार्थ देखे होंगे, जैसे कि नीम का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया। ये सभी पौधों में आप लोग इस प्रकार के गोंद के रूप में आप लोग देख सकते हैं, उनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। बच्चों अब हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हमने सीखा, तो हम इन चैप्टर में जो भी हम पढ़े इनसे हम क्या सीखे, तो आइए देखते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है ना। जो हमारी एक जोड़ी वृक्क होता है बच्चों, उनमें क्या किया जाता है, जो रक्त है वो छनकर आता है, और यकृत में क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। वृक्क रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। जो वृक्क है बच्चों, ये क्या करते हैं, रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में, उन्हें छानने की क्रिया वृक्क में ही किया जाता है, यानी कि वृक्क ही करता है यह कार्य। शुष्क वातावरण में रहने वाले, यानी कि जो शुष्क वातावरण में रहते हैं जंतु, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर ठोस रूप में करते हैं, है ना। जैसे कि पक्षियाँ बच्चों, पक्षी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं। हमने सांप भी देखा बच्चों, सांप भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं, है ना। सरल सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण विधि द्वारा होता है। जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं, किंतु पौधों में नहीं होते। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों, छाल तथा तना आदि में संग्रहित हो जाते हैं। रबड़, गोंद, रेफाइंड आदि ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है, तो कौन करता है, हृदय करता है या फेफड़े करते हैं, वृक्क या फिर अमाशय।
सेकेंड है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? जैसे यूरिक अम्ल है, यूरिया है, पानी है और पसीना है। तो जो उत्सर्जी पदार्थ है बच्चों, उन्हें आपको यहाँ पर बताना है। थर्ड है हमारा पक्षी की बीट में यूरिक अम्ल का रंग होता है। तो पक्षी के जो बीट होते हैं उसमें यूरिक अम्ल का जो रंग है वो कौन सा होता है? सफ़ेद होता है, काला होता है, हरा होता है या हरा व सफ़ेद होता है। तो इसे आपको बताना है बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये सही विकल्प चुनकर लिखना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिसे आपको बताना है। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना क्यों आवश्यक है? और वृक्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये 2 क्वेश्चन और ये आपको सही विकल्प चुनकर बताना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।